सांस्कृतिक सामाजिक नुकसान उठाना पड़ा है, तो सबसे ज़्यादा इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कारण ही है। एक बार तो इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के एक मकड़ जाल में फंसकर हम अपनी पूरी आज़ादी गंवा चुके हैं, अपनी स्वाधीनता हम खो चुके हैं, अपना स्वराज्य, अपना तंत्र सब कुछ लुटा चुके हैं। अगर इतिहास में बात करूं तो सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि भारत ने जो की थी वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थी, जिसके दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो संधि है, जिसमें किसानों के लिए यह कहा गया है कि भारत की सरकारें किसानों को मदद नहीं करेंगी, तो अमेरिका की सरकारें किसानों को क्यों मदद करें? अगर भारत के किसानों को सब्सिडी नहीं दी जा सकती WTO की शर्तों के आधार पर, तो अमेरिका के किसानों को सब्सिडी क्यों मिलनी चाहिए? आपको मालूम है, अमेरिका का किसान $100 का उत्पादन करे तो सरकार की तरफ से $400 की मदद मिलती है उसको। यूरोप का किसान अगर $100 का उत्पादन करे तो यूरोप की सरकारें अपने किसानों को $400 की मदद करती हैं। अगर अमेरिका की सरकारें, यूरोप की सरकारें $100 के उत्पादन पर $400 किसानों की मदद कर सकती हैं, तो भारत की सरकारें क्यों नहीं कर सकती? ₹100 उत्पादन पर ₹400 की मदद किसानों की हम क्यों नहीं कर सकते? विश्व व्यापार संगठन की संधियों की शर्तें बदलवानी है। विश्व व्यापार संगठन की शर्तों में सबसे पहली शर्त यह बदलवानी है कि विश्व का व्यापार करना है, कराना है, यह हर देश का अपना संप्रभु अधिकार है, उसका सॉवरेन राइट है। कोई देश की संसद क्या कानून बनाए, क्या कानून ना बनाए, यह उस देश की संसद का संप्रभु अधिकार है। WTO यह कैसे तय कर सकता है कि आपको यह कानून बनाना चाहिए, दूसरा नहीं बनाना चाहिए? WTO हमारी सरकार की सरकार नहीं हो सकता, कोई सुपर गवर्नमेंट वो नहीं बन सकता। इसलिए यह संधि में से इस शर्त को निकलवाना चाहिए। हमारे भारत के नागरिक ब्रिटेन में जाते हैं तो उनके साथ विदेशियों का ही व्यवहार होता है, वो अपने स्वदेशी नागरिक जैसा व्यवहार हमसे नहीं करते, तो हम क्यों करेंगे दूसरों के साथ? तो भारत के लिए ही सारा कुछ है और दूसरों के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसी अन्यायपूर्ण, पक्षपातपूर्ण जो संधियां हैं, वो WTO की हो, वो वर्ल्ड बैंक की हो, वो IMF की हो, वो CTBT की हो, वो NPT की हो, वो चाहे कार्बन उत्सर्जन की ट्रीटी हो, दुनिया की कोई भी ऐसी संधि हमें मंजूर नहीं है जो हमारे साथ पक्षपात करती है और दूसरे देशों को हमारा शोषण करने का अधिकार देती है। तो सारे भारत में हमें यह अभियान चलाना है, इन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बनाना है। जब तक पूरे देश में कोई माहौल नहीं बनेगा, तब तक इन संधियों को संसद से हम निरस्त नहीं कर पाएंगे। आप मुझे ये तकनीकी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इन संधियों को रद्द करने का अधिकार हमारे पास है? हाँ, है। हमारे देश की संसद को ये सारी संधियां रद्द करने का अधिकार है। हम WTO की संधि हमारी संसद से रद्द कर सकते हैं, विश्व बैंक की संधि रद्द कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कर सकते हैं, किसी भी संधि को हमारी संसद रद्द कर सकती है। यह संसद का सार्वभौम अधिकार है। बस बात इतनी सी है कि संसद में इस विचार को लेकर पहुंचने वालों का बहुमत चाहिए, बाकी संसद कुछ भी कर सकती है। बार बार भारत दुनिया के देशों का गुरु रहा है, बार बार भारत दुनिया में विश्व गुरु का स्थान पाता रहा है, बार बार भारत दुनिया की लीडरशिप करता रहा है। शांति के लिए हो या युद्ध के लिए हो, हमने नेतृत्व किया है पूरी दुनिया को और हमने नेतृत्व दिया है। तो आने वाले समय में भी भारत ही नेतृत्व करेगा और भारत इन 70-80 देशों को रास्ता दिखाएगा, रास्ता बताएगा। अब भारत में ये काम जो करेगा वो आप सब करेंगे, हम सब करेंगे। हमारा संगठन भारत स्वाभिमान, आपका संगठन भारत स्वाभिमान, हम सबका संगठन भारत स्वाभिमान। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमको शक्ति मिले, साहस मिले और हम ये काम में यशस्वी हों। हमारी विजय हो, हमारी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मन में बचपन से जो एक बात घुसाई जाती है, बिठाई जाती है या पढ़ाई जाती है, वो ये कि दुनिया में भारत सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ देश रहा। फिर पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब देश भारत रहा।
फिर बताया और पढ़ाया जाता है कि दुनिया को कभी कुछ भारत ने नहीं दिया, भारत को दुनिया के देशों ने बहुत कुछ दिया। हमको बताया और पढ़ाया जाता है कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो इस भारत में कुछ नहीं होता, अंग्रेज नहीं आते तो शिक्षा नहीं होती, अंग्रेज नहीं आते तो विज्ञान नहीं आता, अंग्रेज नहीं आते तो तकनीकी नहीं आती, अंग्रेज नहीं आते तो रेल नहीं आती, अंग्रेज नहीं आते तो हवाई जहाज नहीं होता। ऐसी ऐसी बातें हम बचपन से पढ़ते आते हैं, सुनते आते हैं और आपस में चर्चाएं भी करते रहते हैं। आपने एक मनोविज्ञान की बात सुनी होगी, दुनिया में बार बार कही जाती है कि एक झूठ को जब बार बार बोला जाता है, बार बार बोला जाता है, बार बार बोला जाता है, तो थोड़े दिन में वो झूठ सुनते सुनते सच लगने लगता है। अंग्रेज लोग बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले बर्फ 18वीं शताब्दी में बनाई, हमने उनसे 1000 साल पहले बर्फ बनाई थी। सारी दुनिया को ये बर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी हमने दी है। कागज बनाना पूरी दुनिया को भारत ने सिखाया। कागज बनाना सबसे पहले भारत में शुरू हुआ। हमारे भारत में एक घास होती है, उसको सन कहते हैं, और एक घास होती है उसको मूंज कहते हैं। चीनियों के दस्तावेजों में यह लिखा हुआ है कि उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से सीखा, तो उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से, यहां से सीखा, सन और मूंज की रस्सी से। इसी तरह से दुनिया में सबसे पहली बैटरी समझते हैं, ड्राई सेल, अंग्रेजी में कहूं तो शायद जल्दी समझ में आए, ड्राई सेल बैटरी सबसे पहले भारत में बनी। और ड्राई सेल बनाने की जो विधि है ना, जो आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार कर रखी है, वो महर्षि अगस्त्य द्वारा दी गई विधि है। महर्षि अगस्त्य ने सबसे पहली ड्राई सेल बनाई थी और उसका विस्तार से उनका वर्णन है अगस्त्य संहिता में। पूरा ड्राई सेल बनाने की टेक्नोलॉजी, पूरी तकनीक उन्होंने दी है, और हम में से कई लोगों ने उस तकनीक से बना के देखा है और ड्राई सेल बनता है, और हजारों वर्ष पहले की वो तकनीक है। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आज से 3-3,500 साल पहले का इतिहास है। उसमें सिक्के बनाने का बहुत विस्तार से वर्णन है, और सिक्के की ढलाई करने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियों की जानकारी। इसी तरह से जस्ता बनाना, जिंक, सारी दुनिया को भारत ने सिखाया जिंक बनाना। हमसे पहले कोई नहीं जानता था कि जस्ता कैसे बनता है, जिंक कैसे बनता है। और 13वीं शताब्दी में भारत में एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम था रस रत्न समुच्चय। उस पुस्तक में जिंक बनाने का बहुत विस्तार से वर्णन। पारा बनाना सारी दुनिया को हमने सिखाया। मरकरी जो सबसे मुश्किल है, सबसे जटिल है, वो पारा बनाने का चरक संहिता में बहुत विस्तार से वर्णन है, और रस रत्न समुच्चय में भी बहुत विस्तार से वर्णन। और एक बहुत रोचक जानकारी, दुनिया में सबसे पहले बारूद बना वो भारत में, बस इस्तेमाल उसका हुआ फुलझड़ी चलाने में। ये रोचक बात है, हमने बारूद बनाया सबसे पहले, लेकिन उसका बम नहीं बनाया, उसकी फुलझड़ी बनाई। एक ही निवेदन करना चाहता हूं अंत में कि आप आज के इस व्याख्यान के बाद अपने मन में कभी भी हीनता मत आने दीजिए, लघुता मत आने दीजिए, कोई आत्मग्लानि मत आने दीजिए। अब गर्व से कहिए, गौरव से कहिए कि विमान का आविष्कार हमने किया, बर्फ का आविष्कार हमने किया, स्टील का आविष्कार हमने किया, खगोल शास्त्र का सारा ज्ञान दुनिया को हमने दिया, गणित में नंबर सिस्टम हमने दिया, वर्गमूल दिया, घनमूल दिया, वैदिक गणित के सूत्र दिए, इतना कुछ दुनिया को हमने दे दिया है कि दुनिया हमारा सैकड़ों बार आभार व्यक्त करे तो भी वो कम है, हजारों बार आभार व्यक्त करे तो भी वो कम। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो, सफल हो जाएगी। और हमारी सेना में भी बगावत नहीं होगी, और हमारे सेना के लोगों को मांस भी मिलता रहेगा, कत्ल खाने भी चलते रहेंगे। ये पत्र लिखा उसने लैंसडाउन को। लैंसडाउन ने पत्र पढ़ा, उसने फिर मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला के उसने आदेश दिया कि जितने सरकारी कत्ल खाने हैं उनमें मुसलमानों की भर्ती की जाए। तो मुसलमानों में से कोई तैयार ही नहीं हुआ भर्ती के लिए, कोई आया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ढूंढो, कोई तो मुसलमानों में जाति समूह होगा जिसको हम इस काम में लगा सकें। तो कुरैशी जाति समूह के मुसलमानों को प्रताड़ित करके, अत्याचार करके, मार पीट के अंग्रेजों ने गाय के कत्ल के काम में लगाया। और उनको इतना प्रताड़ित करते थे कि गाय काटो, गाय काटो।
फिर होता क्या था कि ये गाय काटते थे कुरैशी समाज के लोग अंग्रेजों के दबाव में आकर, फिर अंग्रेज इसको पूरे देश में प्रचारित करते थे हिंदुओं के बीच में कि देखो तुम्हारी गाय तो मुसलमान काट रहे हैं। तो 1870 से 1894 तक जो आंदोलन चला गोरक्षा का, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों साथ मिलकर गाय को बचाने के लिए लड़ रहे थे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, जींद की जो गोरक्षा समिति 1870 में बनी उसमें 11 हिंदू थे और 7 मुसलमान थे। 18 लोगों की समिति थी। हर जगह गोरक्षा की समिति में हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर काम कर रहे थे। विक्टोरिया ने लैंसडाउन को आदेश देकर मुसलमानों से जबरदस्ती गाय कटवाकर कुरैशी समाज के लोगों को दबाव डालकर एक घृणित काम शुरू किया और सारे देश में यह लहर फैल गई। हिंदू और मुसलमान जो मिलकर गाय को बचा रहे थे। विक्टोरिया की इस पत्र के बाद की जो नीति बनी उसमें हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे। मुसलमानों के बीच में प्रचार किया गया कि कुरैशी को बहिष्कार करो क्योंकि ये गाय काट रहे हैं। हिंदुओं में प्रचार किया कि कुरैशियों को मारो पीटो क्योंकि तुम्हारी गाय काट रहे हैं, और अंग्रेज पूरे सुरक्षित हो गए। 1894 से ये नीति बनी और 1897 में इस नीति ने पूरे देश में एक विस्फोट कर दिया। और पहली बार मुझे ये दुख है कहते हुए कि हिंदू मुसलमान का पहला दंगा 1897 में अंग्रेजों ने कराया। वो इस नीति के तहत कराया ताकि ये हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाए और इस देश की गाय कटती रहे और अंग्रेजों का शासन सुरक्षित रहे। लैंसडाउन वो खतरनाक अंग्रेज अधिकारी था जिसने हिंदू मुसलमानों को लड़वाया और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ बरगलाया। ये लैंसडाउन ने कुछ टीम बना रखी थी। आपको सुन के लगेगा कि कितना घृणित आदमी था वो। उसकी टीम के लोग जाते थे और किसी मस्जिद के सामने रात को 2:30-3 बजे सुअर काट के डाल के चले आते थे, लैंसडाउन की टीम के लोग। और सवेरे हल्ला मचता था, देखो हिंदुओं ने सुअर काट के मस्जिद में डाल दिया। फिर लैंसडाउन के लोग जाते थे और किसी मंदिर के सामने गाय को काट के छोड़ के चले आते थे और लैंसडाउन के कर्मचारी प्रचार करते थे, देखो मुसलमानों ने गाय को काट दिया। इस तरीके से दंगा भड़काया और 1897 में जो दंगा भड़का इस देश में, वो दंगा भड़कते भड़कते 1905 तक इतना खतरनाक हो गया कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के आधार पर देश का विभाजन करने का तय कर लिया और बंगाल राज्य को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया। जिस अंग्रेज अधिकारी लैंसडाउन ने यह विष का बीज बोया हिंदू और मुसलमानों में, उस लैंसडाउन के नाम से इस उत्तराखंड में एक पूरा शहर बसा हुआ है, एक नगर बसा हुआ है, उसका नाम लैंसडाउन है। आत्मा को दुख होता है, कष्ट होता है, क्रोध आता है कि लैंसडाउन ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाया। गाय का मांस अंग्रेजों को खाने को मिलता रहे, इसके लिए गाय का कत्ल करने के लिए कत्ल खाने चालू करवा के रखे। उस लैंसडाउन का नाम हम क्यों लें और उसके नाम पर कोई शहर का नाम क्यों बने? मैं अपील करना चाहता हूं लैंसडाउन की नगर पालिका से, लैंसडाउन की नगर परिषद से। मैं अपील करना चाहता हूं उत्तराखंड के सरकार के मुख्यमंत्री से, उत्तराखंड की सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो ये लैंसडाउन नाम के कलंक को, इस पाप को उत्तराखंड से जितनी जल्दी मिटा दिया जाए उतना अच्छा है। हम सब भारत स्वाभिमान में लगे हुए कार्यकर्ता अक्सर अपने मन में ये प्रश्न लाते हैं, एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं कि क्या हमारा भारत स्वाभिमान अभियान सफल होगा, क्या हम हमारे उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे, क्या हमने जो संकल्प लिया है उसको प्राप्त कर पाएंगे। कई लोगों के मन में ये आता है कि क्या इसी जीवन में ये हो पाएगा। ऐसे मन में बहुत बार प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए हमको थोड़ा उदाहरणों की जरूरत पड़ती है। मैं आपके सामने आज कुछ ऐसे उदाहरण रखूंगा जिनको सुनकर आपके मन में ये उत्साह पैदा हो, उमंग पैदा हो और आप में जोश पैदा हो कि आज नहीं तो कल ये भारत स्वाभिमान का अभियान जरूर सफल होगा। श्री राम ने भी रावण को मारकर व्यवस्था परिवर्तन ही किया था, आप ध्यान रखिएगा। खाली सत्ता परिवर्तन नहीं किया था, व्यवस्था परिवर्तन किया था।
और व्यवस्था को आमूलचूल बदल दिया था। श्री कृष्ण ने कंस को मारकर व्यवस्था परिवर्तन किया था, पूरी व्यवस्था को आमूलचूल बदल दिया था। तो सारे महापुरुष इस देश में जो आते रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन के काम के लिए आए हैं। सत्ता परिवर्तन किसी का लक्ष्य नहीं था, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन होने के लिए सत्ता परिवर्तन पहला चरण होता है, इसलिए उन्होंने सत्ता का भी परिवर्तन किया था और अंत में व्यवस्था का भी परिवर्तन किया था। भारत स्वाभिमान अभियान का भी उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें व्यवस्था परिवर्तन ही करना है। इसमें से सत्ता परिवर्तन हो जाए तो वो हमारे लिए पहले चरण की बात है, हमारा अंतिम चरण तो व्यवस्था परिवर्तन का काम है। तो हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, हमारे शुभेच्छक, हमको आशीर्वाद देने वाले परम पूजनीय आचार्य श्री, ये सब हमारे साथ में हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, हमारे साथ हमको उत्साह दे रहे हैं, हमको दिशा दिखा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। क्योंकि दिशा और रास्ते का बड़ा महत्व होता है व्यवस्था परिवर्तन के काम में। थोड़ी सी दिशा भटक जाए तो पूरा आंदोलन खत्म हो जाता है, थोड़े से भी आंदोलन में कहीं कमी आ जाए तो पूरा आंदोलन खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में परम पूजनीय स्वामी जी, आचार्य श्री और उनके सब सहयोगी साधु संत वृंद हमें दिशा दिखा रहे हैं। हम सब उनके सेनानी बनकर इस भारत स्वाभिमान के अभियान को सफल बनाएंगे ही, क्योंकि हमारा लक्ष्य वही है जो श्री राम, श्री कृष्ण या आचार्य चाणक्य का रहा है। हमें सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, प्रतिष्ठाएं नहीं चाहिए, लेकिन व्यवस्था बदलनी है। उस व्यवस्था बदलने के काम में सत्ता बदलती है, ये हमारे लिए गौड़ है। व्यवस्था बदले वो हमारे लिए सबसे महत्व का है। भगवान और ईश्वर हमको इसमें जरूर कामयाब बनाएंगे, जरूर हमें सफलता देंगे, क्योंकि हम ईमानदारी से अपने काम में लगे हैं। हम सब ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, अपने जोश और उत्साह से, अपने पूरी ऊर्जा को बनाए रखकर इस काम में लगे हुए हैं। तो जरूर ईश्वर हमारी मदद करेंगे, जरूर ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिलेगा। सदगुरु का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद दोनों मिल जाए तो बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। और मैं अंत में एक ही वाक्य कहना चाहता हूं कि गुलामी का पहाड़ कितना भी मजबूत हो, बहिष्कार के एक अमोघ शस्त्र से पूरी तरह टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। तो बहिष्कार का आंदोलन हम फिर चलाएंगे, अंग्रेजियत के खिलाफ, विदेशियत के खिलाफ, और हर गुलामी के पहाड़ को हम तोड़ देंगे। ऐसी भावना के साथ आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मैं चारित्रिक, नैतिक और सामाजिक रूप से गिराने का षड्यंत्र और साजिश चल रही है, ये आज से नहीं चल रही है, ये बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के ज़माने से चल रही है। तो आप सभी भारत स्वाभिमान के शिक्षकों से, कार्यकर्ताओं से, सेनानियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जीवन के सामने एक दूसरा उच्च आदर्श और रखें। पहला आदर्श आपने रखा है व्यसन मुक्त हिंदुस्तान बनाना, व्यसन मुक्त भारत बनाना, व्यसन मुक्त भारतीय समाज बनाना। तो दूसरा वासना मुक्त भारत बनाना, वासना मुक्त भारतीय समाज बनाना, यह भी दूसरा बड़ा आदर्श हमें रखना पड़ेगा। तभी जाकर कोई बड़ी सामाजिक क्रांति हम कर पाएंगे। आर्थिक क्रांति करना बहुत आसान काम है, राजनीतिक क्रांति करना भी बहुत आसान काम है, लेकिन सामाजिक क्रांति करना, नैतिक क्रांति करना, चारित्रिक क्रांति करना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ऊंचा काम होता है। इसको करने वाले भी बिरले होते हैं और करने वाले भी संख्या में बहुत कम होते हैं। तो आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि आप इस वासना से डूबे हुए भारत के भाइयों को और इस वासना के कीचड़ में लिपटी हुई हमारी बहन, माँ बहन, बेटियों को जल्दी से जल्दी निकालने के लिए कमर कस के अपने अपने स्थानीय स्तर पर अभियान चलाएं और इस अभियान को एक सार्थक और सफल परिणाम तक पहुंचाएं। एक तीसरी और आखिरी बात आपसे मैं और कहना चाहता हूं। अंग्रेजों ने हमको चारित्रिक रूप से और नैतिक रूप से गिराने के लिए जो बहुत सारे काम किए, उनमें से एक काम और किया। अश्लीलता को इस देश में अंग्रेजों ने बहुत फैलाया और बहुत बढ़ावा दिया। अंग्रेजों के जमाने से बढ़ते बढ़ते ये 1947 तक काफी बड़े पैमाने पर फैला। अब हमारा ऐसा ही कल्पना थी, हमारा ऐसा ही उद्देश्य था कि जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो ये अश्लीलता और ये जुएबाजी का सारा कुतंत्र बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। लेकिन आज़ादी के 62 साल के बाद भी ये फैलता ही जा रहा है, ये बंद नहीं हो रहा है। इस पर भी हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और इस पर भी हमें कमर कस के कोई बड़ा सामाजिक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा।
अश्लीलता बहुत तेजी से फैल रही है हमारे देश में। आप जानते हैं इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो हिंदुस्तान में बनने वाले सिनेमा की है, फिल्मों की है। फिल्मों ने पिछले 50-60 वर्ष में इतनी तेजी से अश्लीलता को फैलाया है कि 10, 12, 15 साल के बच्चों तक अब ये बहुत आसानी से पहुंच में आ गई है। हमारे जो नेता हैं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, उनकी नैतिकता, उनकी आध्यात्मिकता, उनकी चारित्रिकता, उनके सारी ऊंचाइयां तो इस हिंदुस्तान में वर्तमान में काफी है। तो जब हमारे गुरु ऐसे हैं, हमारे सेनापति ऐसे हैं, तो हम में भी वैसे ही संस्कार आने वाले हैं। तो अपने गुरु और अपने सेनापति के सानिध्य में रहकर उनकी नैतिकता और उनके चरित्र की ऊंचाइयों को छूकर हम भी कुछ प्राणवान हो जाएं, संकल्पवान हो जाएं और इस लड़ाई को, जो सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक लड़ाई है, ये सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई में हम विजय पाएं और अपनी विजय पताका सारी दुनिया में फहराएं। ऐसा बोलकर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। आपका बहुत आभारी रहूंगा कि जो बातें मैंने आपसे कही हैं इनको आप हमेशा हृदयंगम करके रखेंगे, इनको अपनी समझ में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे और अपने जीवन के कदम कदम पर इस प्रयास को करते रहेंगे कि हमें चारित्रिक रूप से, नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ऊंचा होते जाना है और दूसरे अपने सहयोगी भाइयों को चारित्रिक रूप से, नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाते जाना है। उनकी व्यसन मुक्ति करानी है, शराब मुक्त करना है, व्यसन मुक्त करना है, वासना मुक्त करना है, उनको सभी बुराइयों से, सभी दुर्गुणों से बाहर निकालकर इस आध्यात्मिकता और सामाजिकता के उच्च पथ पर ले जाना है। भगवान हमको इसमें शक्ति प्रदान करे, ईश्वर हमको इसमें शक्ति प्रदान करे, ऐसी उनसे मैं प्रार्थना करता हूं। हम सब में संकल्प भरे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और हम सब ईश्वर पुत्र अपने सदगुरु के साथ मिलकर इस अभियान में कामयाब हों, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं। दवा एक ऐसी संवेदनशील वस्तु है जिसका उत्पादन अगर आपके हाथ में नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में है, तो वो कभी भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। मान लीजिए देश में कोई महामारी फैल गई, प्लेग फैल गया। अब आप कल्पना करिए कि प्लेग में काम आने वाली दवाएं अगर किसी विदेशी कंपनी के हाथ में है, सारा उत्पादन किसी विदेशी कंपनी के एकाधिकार में है या विदेशी कंपनी पूरी तरह से आयात करके उस दवा को लाती है, तो महामारी के समय में वो कंपनी सरकार के साथ बोलेगी कि भाई ये 100 रुपए की दवा है, हम तो इसको 1000 में बेचेंगे, 10,000 में बेचेंगे, आपकी मर्जी है तो लीजिए, नहीं है तो नहीं लीजिए, तो सरकार के हाथ पैर फूल जाएंगे। महात्मा गांधी कहा करते थे कि जब गुलामी का पहाड़ बहुत बड़ा हो जाए तो बहिष्कार वो डायनामाइट है जो किसी भी गुलामी के पहाड़ को तोड़ सकता है। ये गांधी जी कहा करते। 1942 में उन्होंने भारत के लोगों को यह कहा था कि अंग्रेजों की गुलामी बहुत बढ़ गई है, अब इस अंग्रेजी गुलामी को तोड़ने का एक ही रास्ता है कि आप अंग्रेजों का और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें, उसके बाद ये गुलामी टूट जाएगी। और भारत के लोगों ने किया और अंग्रेजों की गुलामी टूटी और 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। महात्मा गांधी की यही बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी ये विदेशी कंपनियों की गुलामी बहुत बढ़ गई है, दवा के क्षेत्र में उनकी लूटखोरी बढ़ गई है, उनका मुनाफाखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भारत से जो लूट कर वो पैसा ले जा रहे हैं, दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है, रात रात बढ़ता जा रहा है। पहले 60-70 करोड़ रुपए लेके जाते थे 1970 में, आज बड़े आराम से हर साल 32 से 35 हजार करोड़ तो ऑफिशियल उनके आंकड़े हैं, वो लूट के ले जा रहे हैं यहां से। फाइजर है, ग्लेक्सको है, एली लिली है, स्मिथ लाइन बीचम है, मैंने आपको बताया सीवग आएगी है, सेंडोज है, वुरुज वेलकम है, ऐसी 50 एक कंपनियां हैं। तो आप इसमें एक बड़ी मदद करिए, देश को इस समय आपकी बहुत जरूरत है। आपकी संवेदनशीलता, आपकी होशियारी, आपकी बुद्धिमत्ता देश के एक बड़े अर्थव्यवस्था के हिस्से को बचाने में काम आए, ये और भी बड़ी बात होगी। आप मरीजों को बचा रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं, उनकी हैसियत के हिसाब से उनको इलाज देकर समाज में स्थापित करा रहे हैं, ये काम में तो आप लगे ही हुए हैं। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को भी बचाने में आप लग सकते हैं। मतलब मैं सीधा कह रहा हूं, हर साल ये विदेशी कंपनियां दवा के क्षेत्र से जो लूट कर ले जा रही हैं, वो पैसे को आप बचा सकते हैं और वो पैसे का गुणात्मक रूप से देश के विकास में उपयोग करा सकते हैं।
35,000 करोड़ रुपए सालाना अगर आप इस देश को बचत के रूप में दे सकें तो ये बहुत बड़ी रकम है इस देश के लिए। कई राज्यों का बजट बन सकता है 35,000 करोड़ रुपए से। आप उसमें बड़ी भूमिका निभा दीजिए, और वो भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि आपके क्लिनिक में, आपके ऑफिस में ये चुनी हुई 50 जो विदेशी कंपनियां हैं, इनके नाम लिस्ट करके रख लीजिए, और आप उनको ध्यान दीजिए कि जब भी प्रिस्क्रिप्शन पर आपका पेन चले तो ऐसी किसी मल्टीनेशनल का, किसी विदेशी कंपनी की दवा का नाम आप ना लिखें, उसके विकल्प में देशी, स्वदेशी, भारतीय दवाओं का नाम लिखें। आप बोलेंगे सारे विकल्प उपलब्ध हैं। हाँ, सारे विकल्प उपलब्ध हैं, एक भी विकल्प में कहीं कमी नहीं है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि आप और हम मिलकर एक सूची बनाएं। मेरे पास ये 50 कंपनियों के नाम हैं, आप जब चाहेंगे आपको ये भेजे जा सकते हैं। इनके बाजार में क्या क्या प्रोडक्ट हैं, किस किस ब्रांड नेम से ये दवाएं बेच रही हैं, वो भी आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। और उनके विकल्प में उतने ही अच्छे भारत की स्वदेशी दवाओं के जो ब्रांड नेम हैं वो भी आपको उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ये पूरी सूची बनाकर आपको भेजी जा सकती है। आपको सिर्फ उस पर आचरण करना है, अमल करना है, और इस देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना है। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक इतना ही कहता हूं कि आप भारतीय हैं तो भारतीय वस्तुओं का उपयोग करें, ये हम बार बार कहते हैं, और भारतीय दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन अपने स्लिप पर लिखें, ये मैं उसमें और जोड़ना चाहता हूं। ये कहकर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपको बधाई देता हूं, और निवेदन करता हूं कि इस सुझाव पर, इस विचार पर अगर आगे आप गहराई से कोई काम करेंगे तो हम आप मिलकर बहुत बड़े अभियान को शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वेदों के समय का है, वेदकालीन है, और वो 10वीं शताब्दी तक चलता है। वेदों के समय से लेकर 10वीं शताब्दी तक का। सबसे पहले एक अंग्रेज की जानकारी मैं आपको दूं, उसका नाम है थॉमस बेब मैकॉले, टीबी मैकॉले जिसको हम कहते हैं। ये भारत में आया, करीब 17 वर्ष इस देश में रहा, और अपने 17 साल के भारत के प्रवास के बाद वो इंग्लैंड गया, और इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में उसने एक लंबा भाषण दिया। मैं संपूर्ण भारत में प्रवास कर चुका हूं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम में मैं जा चुका हूं, लेकिन मैंने कभी भी अपनी आंखों से भारत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो चोर हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो बेरोजगार हो, एक भी व्यक्ति मैंने ऐसा नहीं देखा जो गरीब हो। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, वो 2 फरवरी सन 1835 को कह रहा है। माने आज से अगर हम ये जोड़ेंगे तो लगभग 160-170 साल पहले वो ये बोल रहा है। फिर आगे के वाक्य में वो और बड़ी बात कह रहा है। वो कह रहा है, आई हैव सीन सच वेल्थ इन दिस कंट्री इंडिया दैट वी कैन नॉट इमेजिन टू कॉन्क्वर दिस कंट्री इंडिया। वो कहता है कि भारत में इतना धन और इतनी संपत्ति और इतना वैभव मैंने देखा है कि इन भारतवासियों को गुलाम बनाना बहुत मुश्किल काम है, ये आसान नहीं है। फिर इसी भाषण के अंत में मैकॉले एक वाक्य और कहता है, उसको मैं सीधे सुनाता हूं। वो कहता है कि भारत में जिस व्यक्ति के घर में भी मैं कभी गया तो मैंने देखा कि वहां सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे कि चने का या गेहूं का ढेर किसानों के घरों में रखा जाता है। माने सामान्य घरों से लेकर विशिष्ट घरों तक सबके पास सोने के सिक्के इतनी अधिक मात्रा में होते हैं कि वो ढेर लगाकर उन सिक्कों को रखते हैं। और वो कह रहा है कि भारतवासी कभी इन सिक्कों को गिन नहीं पाते। एक प्रमाण मैकॉले का भाषण ब्रिटेन की संसद में 2 फरवरी 1835 को। ऐसा अद्भुत देश हमारा भारत रहा है जो अंग्रेजों के आने के पहले तक था। तो फिर आप बोलेंगे इतनी गिरावट भारत में कैसे आई? ये सारी गिरावट भारत में आई अंग्रेजों की नीतियों के कारण और अंग्रेजों के कानूनों के कारण। अंग्रेजों ने देखा कि भारत की सारी व्यवस्थाएं इतनी अद्भुत हैं, तो इन सारी व्यवस्थाओं को खत्म करना है, तोड़ना है, क्योंकि गुलाम बनाना है भारत को। कोले कहता है कि भारत को गुलाम बनाना है तो भारत की संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा, इन सबका नाश करना पड़ेगा। तो उनका नाश करने के लिए उन्होंने कानून बनाए। सबसे पहले एक कानून बनाया, इंडियन एजुकेशन एक्ट, और उस कानून के आधार पर भारत के गुरुकुल बंद किए गए
और धीरे धीरे भारत की शिक्षा व्यवस्था का नाश हो गया। फिर अंग्रेजों ने एक दूसरा कानून बनाया कि भारत की वस्तुओं पर ज्यादा से ज्यादा कर लगाओ और अंग्रेजी वस्तुओं को भारत में टैक्स फ्री कराओ। उसके बाद भारत के कारखाने बंद हो गए, फिर भारत का निर्यात खत्म हो गया। फिर भारत की कृषि व्यवस्था के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाया कि किसानों के ऊपर 90% लगान लगाओ और किसानों की जमीनें छीनने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाओ। उसके बाद हिंदुस्तान के किसान बर्बाद हो गए। अगर अंग्रेजी कानून इस देश पर नहीं लादे जाते और अंग्रेजी नीतियां इस देश में नहीं चलाई जाती तो अभी भी भारत अद्भुत होता, सारी दुनिया की महाशक्ति होता, परम वैभवशाली देश होता। लेकिन दुर्भाग्य के अंग्रेज आए और उन्होंने ये सब किया। अब हमें क्या करना चाहिए? भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता के नाते मुझे ये लगता है कि हमको जो भारत कभी अंग्रेजों के आने के पहले था, विश्व शिखर में सर्वोच्च सत्ता पर बैठा हुआ सर्वश्रेष्ठ देश, वैसा ही भारत फिर बनाना है। यही हमारे भारत स्वाभिमान के लिए सपना है और इसी सपने को पूरा करने के लिए हम सब परम पूजनीय स्वामी जी के नेतृत्व में सेना बनकर काम करें और सेना बनकर अपने सेनापति के आदेश पर वो सब कर डालें जो इस भारत के गौरव को फिर से वापस लाने में हमारी मदद कर सके। भारत देश के इतिहास में आजादी के पिछले 63 वर्षों में क्या क्या ऐसी बड़ी भूलें हुई हैं जिनकी सजा हमारा पूरा समाज और देश अभी तक पा रहा है, और आजादी के पहले हमसे ऐसी क्या भूलें हुई हैं जिनकी सजा अभी तक हमारे देश और समाज को मिल रही है। ये 2 हिस्सों में मेरे व्याख्यान को विभाजित करूंगा। आजादी के पिछले 63 वर्षों में सबसे बड़ी और सबसे पहली भूल जो हमसे हुई वो ये कि जब हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए तो उससे एक दिन पहले हमने भारत का बंटवारा स्वीकार कर लिया। ये हमारी बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी जो आज सारी दुनिया के विशेषज्ञों के द्वारा कही जा रही है कि भारत ने अगर अपना बंटवारा स्वीकार नहीं किया होता तो आज का भारत दुनिया में कुछ और होता। लेकिन 14 अगस्त 1947 को हमने भारत से अलग एक पाकिस्तान देश बनना मंजूर करा लिया, या हमने स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तान नाम का एक देश इस देश की जमीन पर बन जाएगा। ये हमारी बहुत बड़ी भूल साबित हुई है पिछले 63 वर्षों में। 22 करोड़ भारतवासी थे और 52,000 अंग्रेज थे। 52,000 अंग्रेज 22 करोड़ पर 250 साल राज्य कर गए। वो एक ही कारण से कि हम बटे हुए थे, विभाजित थे, हमारा संगठन नहीं था, आपस में संवाद नहीं था, एकता नहीं थी, इसलिए वो हमारे ऊपर राज कर गए। और जिस दिन हम संगठित होकर खड़े हो गए तो अंग्रेजों को यहां से भाग जाना ही पड़ा। अंग्रेजों के खिलाफ जब हमारे राजा एक दूसरे के अलग अलग थे तो अंग्रेजों के खिलाफ संगठन भी बना इस देश में, और वो संगठन बनाने का काम 1857 में हुआ नाना साहब पेशवा की अगुवाई में। अब उस संगठन की तरफ से एक ऐलान किया गया, वो ये कि एक साथ पूरे भारत की 565 रियासतों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होगी, और वो बगावत का दिन तय किया गया, वो था 31 मई 1857। लेकिन वहां पर एक छोटी सी फिर भूल हो गई, और वो भूल क्या हुई? हमारे देश में एक बहुत क्रांतिकारी, तेजस्वी, उत्साही क्रांतिवीर नौजवान थे, उनका नाम था मंगल पांडे। उन्होंने 29 मार्च 1857 को ही बगावत शुरू कर दी। एक बार मौका आया, हम 1757 में आजाद हो जाते जो रॉबर्ट क्लाइव को पत्थरों से मार दिया होता। दूसरा मौका आया उसके भी पहले 1688 में जब औरंगजेब ने अंग्रेजों को पराजित किया, हम तब भी आजाद हो जाते। तीसरा मौका आया जब 1805 में जसवंत राय होलकर, महाराजा रणजीत सिंह और दौलत राव सिंधिया की सेनाएं मिल जाती और अंग्रेजों को पराजित करते तो हम 1805 में आजाद हो जाते। लेकिन ये तीनों मौके हमें गंवाने पड़े। फिर 1857 में ये शुरू हुआ, उसमें भी हमारी जल्दबाजी में, अति उत्साह में हम नहीं कर पाए, और फिर अंत में जाकर 1947 में ही आजाद हो पाए। तो इस पूरी कहानी से एक ही बात पता चलती है कि संगठन का निर्देश और संगठन का आदेश अगर हम पालन ना करें
तो भारत की आजादी 90 साल पीछे चली जाती है। 90 साल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यही कह रहा हूं कि हम भारत स्वाभिमान के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा संगठन बढ़ रहा है। तो आप ध्यान रखना कि संगठन का आदेश और संगठन का निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारे सामने भी यही हो सकता है जो नाना साहब पेशवा के सामने हुआ था या बाकी क्रांतिवीरों के सामने हुआ था। इसलिए हमारे संगठन से जो आदेश आएगा, जो निर्देश आएगा, उसी का पालन पूरी ताकत के साथ हम करेंगे। उसमें अपना उत्साह और अपना अति उत्साह नहीं जोड़ेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आने वाले समय में हमें भी कोई बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे तो एक तारीख तय होगी, एक दिन तय होगा और उसी तारीख और उसी दिन को सारे देश में एक साथ हमें वो काम करना है। ये बात हमें हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। ये स्वदेशी बहुत गहरा दर्शन है और ये ऐसा दर्शन है जो किसी भी देश को अपने पांवों पे खड़ा कर सकता है। और इस दर्शन ने पिछले 200 वर्ष में दुनिया के कई देशों में ऐसे चमत्कार किए हैं कि वो देश आज दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति बन गए हैं। अमेरिका ने बहुत लंबे समय तक अपने देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया। जैसे हमारे देश में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी स्वदेशी आंदोलन के प्रखर प्रवक्ता हैं, प्रखर दिशा निर्देशक हैं, अगर अंग्रेजी में कहें तो लीडर हैं। वैसे ही अमेरिका में स्वदेशी आंदोलन के एक बहुत प्रखर प्रवक्ता पैदा हुए थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। उन्होंने अपने पूरे देश को स्वदेशी की तरफ मोड़ दिया था। तो भारत भी स्वदेशी के आधार पर ही खड़ा होकर दुनिया की महाशक्ति बन सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। अगर आप विदेशियों पर निर्भर हैं, परावलंबी हैं, तो आप दुनिया में कभी कोई ताकत हासिल नहीं कर सकते। आपके दोनों हाथों के नीचे कोई विदेशी बैसाखी लगी हुई है, जिस दिन उसने किसी ने हटा ली वो बैसाखी, आप तो गिर जाएंगे। तो विदेशी बैसाखियों पर परावलंबी होके, विदेशी चिंतन से, विदेशी अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों की नकल से कोई देश कभी आगे नहीं आता। हर देश को आगे आने के लिए स्वदेशी का चिंतन, स्वदेशी का मनन और स्वदेशी का अनुपालन करना पड़ता है अपने जीवन में। तो भारत को हम महाशक्ति बनाना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। भारत स्वाभिमान जो गठित हुआ है उसके कई संकल्प हैं, उनमें से सबसे बड़ा संकल्प है कि भारत माता को विश्व गुरु बनाना है, विश्व के सर्वोच्च पद पर स्थापित करना है और हमारे देश को दुनिया का सिरमौर बनाना है। तो दुनिया का सिरमौर अगर भारत बनेगा, विश्व में सर्वोच्च महाशक्ति भारत बनेगा, तो ये भी स्वदेशी के ताकत से बनेगा, स्वावलंबन की ताकत से बनेगा। इस दृष्टि से मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। भारत में स्वावलंबन के रास्ते बहुत हैं, बस इसमें ध्यान देने की बात है। चिकित्सा क्षेत्र में हम स्वावलंबी हो सकते हैं। परम पूजनीय स्वामी जी ने जब से ये योग प्राणायाम का अभियान शुरू किया है, सारे देश को और दुनिया के विशेषज्ञों को अब ये विश्वास हो गया है कि बिना गोली खाए, बिना इंजेक्शन लगाए जिंदगी की हर बीमारी ठीक की जा सकती है। कैंसर से लेके, डायबिटीज से लेके, अर्थराइटिस से लेके, ब्रोंकाइटिस से लेके, ब्रोंकियल निमोनिया से लेकर, ट्यूबरकुलोसिस से लेके, गंभीर से गंभीर बीमारी और हल्की से हल्की बीमारी सब मिलाकर अगर योग और प्राणायाम से ठीक हो सकती है, तो चिकित्सा स्वावलंबन का इससे बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। हर स्तर पर यह देश स्वावलंबी हो सकता है, क्योंकि भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने इस देश को इतना दिया है, दिल खोल कर दिया है, जी खोल कर दिया है। बस वो दिखाई देना चाहिए और उसका सही नियोजन करने की बुद्धि और क्षमता हम में आनी चाहिए और उसके हिसाब से तकनीकी और विज्ञान का विकास हमें करना है और वैसे संकल्पवान लोगों को खड़ा करना है जो इस काम को कर सकें। तो आप सभी वो संकल्पवान लोग हैं जो आने वाले समय में इस देश में खड़े होंगे और शायद भारत स्वाभिमान ही इस काम में अगुवाई करेगा, लीडरशिप लेगा
और भारत देश को जो भी जरूरत की तकनीकी है, जो भी जरूरत के संसाधन है, उसको उपलब्ध कराने में, नीतियां बदलवाने में, कानून बदलवाने में और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में हमारी भूमिका सबसे अग्रणी होने वाली है। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आप जिस दिन महसूस करना शुरू कर लेंगे उसी दिन ये हो जाना शुरू हो जाएगी। मेरी एक छोटी सी बात को हमेशा याद रखिएगा, कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं होता, करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है महत्व इस बात का होता है। आपका संकल्प जिस दिन बड़ा हो जाएगा, अपने से बड़ा, परिवार से बड़ा, गांव से बड़ा, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जिस दिन आप संकल्प करना शुरू कर देंगे, हर काम हमारे लिए सामान्य काम हो जाएगा, मामूली काम हो जाएगा, जिसको हम आसानी से कर पाएंगे। यही भावना के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से सब लोगों में भारत स्वाभिमान की ज्योति जले, हर दिल में यह प्रकाश पैदा हो जाए और सारा देश इकट्ठा होकर देश के स्वावलंबन को बढ़ाए, स्वदेशी के मार्ग पर चलकर, और हम इस काम में सफलता पाएं, ऐसी ईश्वर से कामना के साथ आभार। बहुत धन्यवाद। खेती सबसे खराब काम क्यों हो गया हमारे देश में? उसका कारण यह है कि जो खेती सबसे अच्छा हुआ करता था आज से 40 साल पहले, वो अब सबसे खराब है, क्योंकि खेती में खर्चा तो बहुत बढ़ गया, आमदनी नहीं बढ़ी। जिस अनुपात में खर्चा बढ़ा उस अनुपात में आमदनी नहीं बढ़ी। हमारे किसान जो खेती करते हैं इस देश में, उनका पिछले 20-25 वर्षों में कितना खर्चा बढ़ा है, आप अंदाजा लगाना चाहें तो कुछ आंकड़े बताता हूं। हमारे किसान खेती करते हैं, सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं वो यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, रासायनिक खाद खरीदने में। ये जो रासायनिक खादें हैं पिछले सालों में कितनी महंगी हुई हैं। 1990-91 में यूरिया का एक पैकेट लगभग 60 से 70 रुपए के बीच में आता था और एक पैकेट 50 किलो का होता था। अब 2009 में वो यूरिया का पैकेट खरीदें तो लगभग 270 रुपए का आता है। वो सरकारी आंकड़ा है, और अगर गैर सरकारी आंकड़े की बात करूं तो यूरिया का 50 किलो का बोरा 350-400 रुपए तक भी बिकता जाता है। और कई गुना महंगी खाद, रासायनिक, ये सब किसानों के खर्चे तो बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन खेती से होने वाली आमदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है। कोई भी किसान भाई गोबर गोमूत्र की खेती अगर करेंगे अपने खेत में, तो 100 रुपए आप लागत में लगाएंगे तो 1000 रुपए का उत्पादन आपको मिल जाएगा। 10 रुपए लागत में आप लगाएंगे, 100 रुपए का उत्पादन आपको मिल जाएगा। 10,000 रुपए अगर आपने लागत के रूप में लगा दिए, 1 लाख रुपए का उत्पादन बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर मुनाफे का प्रतिशत निकालेंगे तो गोबर गोमूत्र की जो विषमुक्त खेती है, जहर मुक्त खेती है, इसमें 900% मुनाफा बहुत आराम से होता है, जो दुनिया के किसी भी दूसरे धंधे में ईमानदारी से नहीं हो सकता। आप कोई भी व्यापार करें, किसी भी व्यापार में ईमानदारी से 900% मुनाफा आप नहीं कमा सकते, बेईमानी से तो हजारों प्रतिशत कमा सकते हैं। खेती और खेती मात्र एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें गोबर गोमूत्र का उपयोग करके, जानवरों के मूत्र का उपयोग करके, जानवरों के मल का उपयोग करके आप 900% मुनाफा कमा सकते हैं। और यह मुनाफा पूरे देश में टैक्स फ्री है, इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं है, तो सरकार का झगड़ा और झंझट भी नहीं है। मैं तो आप सब लोगों को एक विनती ये करूंगा कि अगर आपके घर में थोड़ा भी पैसा है, अतिरिक्त रूप से थोड़ा भी पैसा अतिरिक्त रूप से है, भले आपने गहने खरीद के रखे हों, भले किसी कंपनी के शेयर खरीद के रखे हों, भले आपने बॉन्ड्स में पैसा लगा रखा हो, वो सब निकाल लीजिए। जितना जल्दी हो खेत खरीद लीजिए, 1 एकड़ ले लीजिए, 2 एकड़ ले लीजिए, 5 एकड़ ले लीजिए और गोबर गोमूत्र की खेती पर आ जाइए। भविष्य आपका ही है, क्योंकि आने वाले समय में हजारों आरोग्य केंद्र खुलेंगे, वहां गोबर गोमूत्र का गेहूं, चावल, चना, दाल, सब्जियां उपलब्ध होंगी। तो ये केंद्र तो खुल जाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन पैदा करने वाले कहां से आएंगे? वो आप में से ही तैयार होंगे, तभी उनकी पूर्ति हो पाएगी। तो आप उत्पादन करना शुरू कर दीजिए। परम पूजनीय स्वामी जी के आशीर्वाद से ये केंद्र जो चलेंगे वो बिक्री करना शुरू कर देंगे। उत्पादन आप करें, बिक्री पतंजलि योगपीठ या भारत स्वाभिमान की तरफ से हो, तो उत्पादक
और विक्रेता दोनों एक दूसरे के बंधन में ऐसे बंधे कि दुनिया की कोई ताकत हमें ना तोड़ सके, और हम जो विश्व विजय के अभियान पर निकले हैं अपने अभियान को पूरी तरह से सफल कर पाए। भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, समृद्धशाली हो, स्वदेशी हो, स्वाभिमानी हो, किसी के सामने भीख फैलाने मांगने वाला देश ना हो, देने वाला देश बने, लेने वाला देश ना हो। ये सब किसानों की ताकत से और विषमुक्त खेती और समृद्ध किसानों की ताकत से हो सकता है। ये बोलकर मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है, अफसोस होता है कि दुनिया में बहुत सारे देश अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं। दुनिया में कुल 200 देश हैं, इनमें से 71 देशों का इतिहास ऐसा है जो अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं और गुलामी के लंबे दौर को उन्होंने झेला है, भोगा है। परम पूजनीय स्वामी जी ने एक दिन हमको चाणक्य जी को पढ़ाया तो उसमें बताया कि गधे से भी सीखो। तो गधा भी कितना ऊंचा है, यहां तो अंग्रेजी वाले उसके भी नीचे हैं। उससे क्या सीख सकते हैं हम अंग्रेजी वाले से? गधे से भी कुछ सीख सकते हैं, कुत्ते से भी सीख सकते हैं, घोड़े से भी सीख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी वाले से तो वही सीख सकते हैं, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। तो ये अंग्रेजी घर में से निकालो, जीवन में से निकालो। अंग्रेजी में कभी बातचीत मत करो, कोशिश करो कि अंग्रेजी के शब्द कम से कम आए, और अंग्रेजी बोलते समय कुछ गलती हो जाए तो शर्मिंदा मत होना कभी। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि हम लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं और उसमें कुछ गलती हो जाती है, और होना वो स्वाभाविक है क्योंकि हमारी मातृभाषा नहीं है, वो विदेशी भाषा है। उसमें गलती हो जाए तो कौन सी ऐसी खास बात है? इसलिए अंग्रेजी में कभी गलती हो जाए तो शर्मिंदा मत करना अपने आप पर। मुझे तो लगता है कि अंग्रेजी में गलती हो जाए तो गर्व करना, क्योंकि वो मातृभाषा नहीं है हमारी, इसलिए गलती हुई तो क्या दिक्कत है उसमें? कभी भी गर्व करना उस पे। मातृभाषा बोलने में गलती हो जाए, राष्ट्रभाषा बोलने में गलती हो जाए तो शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। विदेशी भाषा बोलने में गलती हो जाए बिल्कुल शर्म नहीं करना। 1967 में सरकार ने जो कानून बनाया, और जो कानून इतना खतरनाक है कि भारत का एक राज्य भी अगर मना कर दे तो हिंदी लागू नहीं हो सकती और अंग्रेजी हट नहीं सकती। इस कानून को जल्दी से जल्दी बदलवाना है, और जरूरत पड़े तो संविधान के अनुच्छेद 343 में संशोधन कराना है, और इसके लिए भारत स्वाभिमान की ताकत को बढ़ाना है। जिस दिन हमारी ताकत भारत की राजनीतिक पार्टियों की ताकत से बड़ी हो जाएगी, भारत की सब राजनीतिक पार्टियों के पास कुल मिलाकर 4 करोड़ सदस्य हैं, जिस दिन भारत स्वाभिमान में कुल मिलाकर 5 करोड़ सदस्य हो जाएंगे, उस दिन यह कानून भी बदल जाएगा और संविधान में संशोधन भी हो जाएगा। तो हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि भारत स्वाभिमान की तरफ से संविधान में जरूरत पड़े तो संशोधन, कानून को तो पूरी तरह से बदल देना है जो 1967 में बना है, और नीतियों को बदल देना है, नियमों को बदल देना है। भारत के अस्पतालों से अंग्रेजी हटानी है, भारत के विश्वविद्यालयों से अंग्रेजी हटानी है, भारत के कृषि संस्थानों से हटानी है, भारत के वैज्ञानिक संस्थानों से अंग्रेजी हटानी है, राजकाज के स्तर पर अंग्रेजी हटानी है। जहां जहां अंग्रेजी भाषा के रूप में उपयोग हो रही है उस सब जगह से अंग्रेजी को हटाना है, और इसके लिए हमारे पूरे भारत की 22 भाषाओं को बोलने वाले, जीने वाले और उसमें आचरण करने वाले लोगों की ताकत को खड़ा करना है, क्योंकि ये 22 भाषाओं के बोलने वाले नागरिकों की ताकत है जो अंग्रेजी को हटाएगी। ये 22 भाषाओं के बोलने वाले नागरिकों की हिम्मत है जो अंग्रेजी को भारत से भगाएगी, और ये 22 भाषाओं को बोलने वाले नागरिकों की हिम्मत है जिसके कारण से इस देश से अंग्रेजी को हम 7 समंदर पार वापस भेजेंगे। तो ये बोलकर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आह्वान करता हूं, व्यक्तिगत जीवन से तुरंत अंग्रेजी को हटाइए, विदेशी भाषा की गुलामी को हटाइए। इस विदेशी भाषा की गुलामी ने बहुत लंबा समय हमारा ले लिया है, जिसके कारण हम पिछड़ गए हैं। अब ज्यादा हम पिछड़ना नहीं चाहते, तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। 118 करोड़ भारतवासियों की भाषा, उनकी मातृभाषा, उसको स्थापित करना है, उनको सम्मान दिलाना है, जीवन में उनको अपनाना है, हर स्तर पर उनको स्थापित कराना है। इसी के लिए सारा संघर्ष है और इसी के लिए सारा प्रयास है। ईश्वर हमको सद्बुद्धि दे,
ईश्वर हमको साहस दे, ईश्वर हमको पूरी हिम्मत दे और हम सबकी एकता बनी रहे और आगे ये बढ़ती रहे और हम इस उद्देश्य में सफल हो पाएं। भारत स्वाभिमान का अभियान सारे देश में और दुनिया में ऐसा आदर्श स्थापित करे कि जिन शहीदों के सपनों को 1947 में पूरा नहीं किया गया, उन शहीदों के सपनों को 2014 में हम जरूर पूरा करके दिखाएं। इस भावना के साथ आपका आभार, बहुत धन्यवाद।